हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए जुडिशियल प्लान ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए हैं। ये आपके लिए स्मॉल टॉपिक्स होंगे, सारे लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड। ये आपके एग्ज़ाम के टाइम पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी टॉपिक को शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए। हम एक टाइम में एक शॉर्ट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन अराइज होता है आपके सामने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं कौन। ठीक है, आफ्टर वॉर्न हेस्टिंग्स लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1786 इन बंगाल। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये सेकंड गवर्नर जनरल हैं बंगाल के। तो आप समझ सकते हो वॉर्न हेस्टिंग्स हम कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो आपके टू वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉर्न हेस्टिंग्स एंड सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जब वॉर्न हेस्टिंग्स के टाइम पे आपने देखा कि किस टाइप की कंडीशन बनी थी, कितनी तरीके जुडिशियल केसेस आए थे, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई थी काउंसिल के में, क्योंकि जो काउंसिल के मेंबर थे वो उनको ओवर रूल नहीं कर सकते थे। 5 मेंबर थे, 1 मेंबर उनके साथ था, अदर मेंबर उनके अगेंस्ट थे, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आए। तो इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन सब के बारे में सोच के एक ब्रॉड थिंकिंग रखते हुए पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कुछ कंडीशन रख दी। ठीक है, कंडीशन थी ही वुड ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए कमांडर इन चीफ और ही वुड बी एबल टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ काउंसिल। कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो एज ए कमांडर चीफ अपॉइंट किए जाएं। कमांडर इन चीफ की पोजीशन होती क्या है, मेनली ये जो कमांडर इन चीफ की पोजीशन है एक बड़ी पोजीशन है आर्मी में, आप कह सकते हो। और जो सेकंड उन्होंने कंडीशन रखी थी वो क्या है कि वो जो काउंसिल है, हमारी जो काउंसिल है ईस्ट इंडिया कंपनी की, मेनली जो काउंसिल है उसमें क्या है कि जो काउंसिल के मेंबर हैं पहले वो मेजॉरिटी के हिसाब से उसका डिसीज़न होता था कि अगर 5 मेंबर्स हैं जिसी भी डिसीज़न के साथ 3 वोट्स होंगे, वो वोट्स क्या है कि वही डिसीज़न पास होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब जो बात हुई है, अब क्या है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो काउंसिल के 4 मेंबर अगर एक साइड भी हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो वोट है उनसे डिफ़र करता है या उनसे डिसीज़न उनसे डिफ़र कर सकता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उनके डिसीज़न को ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस किसी डिसीज़न के लिए यस बोलेंगे या कोई बिल पास करते टाइम वो पास करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, फिर चाहे सारे मेंबर्स ही काउंसिल के उनके अगेंस्ट क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी दोनों कंडीशन को क्या है कंसीडर कर लेती है और वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं। फिर उसके बाद उनका शुरू होता है कि वो किस तरीके से जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके से रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो 3 फेजेस में 3 प्लान आते हैं उनके। देखो, फर्स्ट प्लान आता है वो 1787 में आता है, सेकंड प्लान 1790 में आता है और थर्ड प्लान 1793 में आता है। आज जो हम जिस जुडिशियल प्लान के बारे में बात करेंगे वो है फर्स्ट प्लान ऑफ 1787। Judicial Plan of 1787, Lord Cornwallis introduced this first plan in 1787. The reforms were made by Cornwallis. जो उनके जरिए कॉर्नवालिस के ज़रिए जो मेन रिफॉर्म्स किए गए थे वो था एक तो रीयूनियन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन। वॉर्न हेस्टिंग्स के टाइम पे आपने देखा कि वॉर्न हेस्टिंग्स ने क्या है कि सेपरेशन कर दिया था, उन्होंने अलग अलग 2 कोड बना दिए थे कि रेवेन्यू के जो सारे केसेस होंगे या जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो उसके अंदर जाएंगे और जो हमारे जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड जितने भी होंगी चीज़ें वो अलग कोर्ट में जाएंगे। पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एक तरीके से कहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के लिए क्या है कि अलग अलग चीज़ें करनी पड़ रही हैं, अलग पर्सन अपॉइंट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कंडीशन को इकोनॉमिकल वीक कर रहा हो। इसी को क्या है कि उन्होंने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एक साथ में मर्ज कर दिया है और ये जो दोनों फंक्शन है इनके ऊपर जो अथॉरिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, कलेक्टर। ठीक है, एक तरीके से इन दोनों के ऊपर जो अपॉइंट किया है वो कौन है, कलेक्टर। ठीक है,
जस्टिस इन सिविल केसेस, अगर सिविल केसेस की बात करें तो उस टाइम पे जो टोटल नंबर थे डिस्ट्रिक्ट के वो 36 थे, और उन डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने क्या है कि रिड्यूस करके उसके नंबर कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट पे जो चार्ज लेगा, जो संभालेगा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क देखेगा, रेवेन्यू के वर्क देखेगा, सिविल जस्टिस के वर्क देखेगा, वो मैंने पहले ही बताया कौन होगा, कलेक्टर होगा। और कलेक्टर कौन होगा, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी इंडियंस को प्रीफर नहीं करती थी, तो इंग्लिश मैन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट हुआ। रजिस्ट्रार कौन है, ये क्या काम करेगा, ये सबॉर्डिनेट ऑफिसर होगा किसका, कलेक्टर का। उसको अपॉइंट किया गया है असिस्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप देखते रहे हो कि कलेक्टर के पास बेटा कितना सारा काम हो गया है, तो उसको मतलब असिस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो असिस्ट करने के लिए कौन होगा, वो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ, मल अदालत इस्टेब्लिश हुई। मल अदालत, ये कलेक्टर रिवेन्यू फंक्शन इन रिवेन्यू कोर्ट वाज नॉन एज मल अदालत, कि जहाँ पे जो भी मल अदालत के मतलब मल अदालत के बारे में हम कह सकते हैं कि जिस कोर्ट में रिवेन्यू फंक्शन क्या है कि रिवेन्यू से मैटर, जितने भी रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, केसेस होंगे, वो जहाँ पे सॉल्व होंगे वो कौन करेगा, वो कहाँ होंगे, मल अदालत करेगी। और कौन करेगा, वो कलेक्टर करेगा, ठीक है। ये जो कोर्ट है ये डिफरेंट होंगे किससे, दीवानी अदालत से। अगर हम बात करें सिविल केसेस की बात करें कि सिविल केसेस में अगर ये कि छोटे जो पैनी केसेस हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस हैं वो तो कलेक्टर देखेगा। अगर बड़े केस आ गए हैं, अगर 1000 रुपीज़ से अबव के केस है, तो वो सारे जैसे हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे वो सब कहाँ पे जाएंगे, दीवानी अदालत में जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें, क्रिमिनल जस्टिस में बेटा क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्रिमिनल में बहुत सारे मतलब डिफेक्ट हैं, फिर उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करी। इसके बाद फिर उन्होंने देखा कि जो कलेक्टर को ही उन्होंने क्या एज ए मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया है। अब क्या है कि कलेक्टर ही देखेगा छोटे लेवल पे केसेस, तो अगर बड़े केसेस आते हैं, ठीक है, तो बड़े केसेस कहाँ पे प्रीफर कर दिए जाएंगे, रेफ़र कर दिए जाएंगे मुफ्त फौजदारी अदालत, ठीक है। तो अब हमने देख लिए हैं कि मेन अगर हम देखें तो क्या क्या काम किए हैं। अगर हम रिवाइज करना चाहें कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो जो जुडिशियल प्लान लेके आए हैं 1787 में, तो उन्होंने जो मेन काम क्या किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो सेपरेशन था रिवेन्यू सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम के, उसको ख़त्म कर दिया, उन दोनों को एक साथ में मर्ज कर दिया है, ठीक है। सेकंड जो उन्होंने काम किया है कि एक कलेक्टर की पोजीशन बनाई है। अब जो कलेक्टर है उसके ऊपर सारा काम दे दिया गया है कि रिवेन्यू सिस्टम भी वही संभालेगा, सिविल जस्टिस भी वही संभालेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्रिमिनल जस्टिस भी वो देखेगा। फिर आपने देखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट थी वो नंबरिंग में कितनी थी, 36 थी, उनकी नंबरिंग रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है, अब डिस्ट्रिक्ट 23 कर दी गई हैं। और क्या किया है भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और किया है कि सिविल जस्टिस के जो मैटर है वो मैंने बता दिया कि कलेक्टर देखेगा। अगर 1000 रुपीज़ से एबव है तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो आपके दीवानी अदालत में जाएंगे, सदर दीवानी अदालत में। अगर 5000 से भी एबव है तो वो किंग इन काउंसिल में जाएंगे। जब हम आगे के कोर्ट भी देखेंगे बेटा तो 5000 से एबव के जो ज़्यादातर मैटर है वो कहाँ पे जाएंगे, किंग इन काउंसिल में ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया। अब कौन है रजिस्ट्रार भाई, रजिस्ट्रार है जो कलेक्टर को असिस्ट करेगा, कलेक्टर के सारे मतलब उसको असिस्ट कर, हेल्प के लिए भी तो कोई चाहिए, इतने सारे काम दे दिए उसको, तो वो रजिस्ट्रार है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक रजिस्ट्रार की डेजिग्नेशन है वो भी राइज हुई, अपॉइंट हुआ रजिस्ट्रार इस टाइम पे, ठीक है। क्रिमिनल, इसके अलावा मल अदालत इस्टेब्लिश हुई। मल अदालत क्या है, रिवेन्यू से रिलेटेड जो अदालत है वो क्या है, हमारी मल अदालत है, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में देख लिया कि जो कलेक्टर है वही एज ए मजिस्ट्रेट वर्क करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अब आप देख लो, अब इतने सारे काम हो गए, कोई भी काम होता है तो कमी तो रह ही जाती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो रह ही जाते हैं हर एक प्लान में, तभी तो नया प्लान आएगा। अब देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो फर्स्ट जुडिशियल प्लान है 1787 का, उसमें क्या डिफेक्ट है। इसमें क्या है कि एक तो इस प्लान में क्या हुआ है कि सेपरेशन कर दिया गया है, जो सेपरेशन कर नहीं दिया गया, सेपरेशन ख़त्म कर दिया गया है, सॉरी,
सेपरेशन जो पहले चल रहा था जुडिशरी में और रिवेन्यू सिस्टम में, सिविल जस्टिस और रिवेन्यू सिस्टम में, उसको ख़त्म कर दिया गया, मर्ज कर दिया। इससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। इसके अलावा आप एज्यूम कर सकते हो कि कलेक्टर के पास क्या है कि बहुत सारा बर्डन हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि उसको सारे काम देखने हैं तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा क्या है कि द कलेक्टर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द रिवेन्यू कलेक्शन दैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर हम देखें कि कलेक्टर के पास क्या है कि दोनों चीज़ के ऑप्शन है कि उसको सिविल जस्टिस भी देखना है, रिवेन्यू जस्टिस भी देखना है, अब रिवेन्यू सिस्टम भी देखना है। अब सारा फ़ायदा किस में है, टैक्सेस वगैरह सारे लैंड टैक्सेस हैं, सारे टैक्सेस कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, रिवेन्यू सिस्टम में आते हैं, पैसा उसमें आता है, पैसा सबको पसंद है। तो कलेक्टर मोर इंटरेस्टेड किस में होगा, पैसे में होगा। तो ये सारे इसके क्या है, डिफेक्ट है। अब ये डिफेक्ट रह जाते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपना सेकंड प्लान लेके आते हैं, जुडिशियल प्लान ऑफ 1790, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये पसंद आ गया होगा टॉपिक। इसमें हमने देख लिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 के मेन फैक्ट क्या थे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।